हाँ जी, हमने लास्ट टाइम वो क्या था, ऑक्साइड्स पे छोड़ दिया था। इसके बाद आती है मेकिंग सॉल्ट। सॉल्ट होती क्या है? टीचर when a metal and non-metal reacts it forms a salt. नहीं, when an acid and a base reacts। हाँ वैसे सही है, एसिड बेस रिएक्ट होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आपका भी सही है कि एक मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है टू फॉर्म अ सॉल्ट। सही है, आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, सॉल्ट वो होता है। अब हम एसिड बेस रिएक्शन से भी सॉल्ट बना सकते हैं। Okay. जब एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो क्या क्या फॉर्म होता है? Okay. टीचर फॉर्म होता है एक सॉल्ट। और हाँ जी, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब होता क्या है कि हम सॉल्ट बना सकते हैं, या तो मैं एसिड बेस रिएक्शन कर दूं, सही है, या तो मैं क्या करूं कि एक एसिड को मैं मेटल से रिएक्ट करवा दूंगी। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? टीचर एक सॉल्ट और हाइड्रोजन। सॉल्ट और हाइड्रोजन, वेरी गुड। और जब आपका एसिड जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? तो टीचर एक सॉल्ट और मेटल कार्बोनेट, हाँ, सॉल्ट और पता नहीं आता है। वाटर, वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ओके टीचर। सही है। तो तीन तरीके यहीं पे इसी चैप्टर में हमने पढ़े टू मेक अ सॉल्ट। अब यहाँ पे देखो, यू कैन मेक अ सॉल्ट बाय रिएक्टिंग एसिड्स विद मेटल्स और इनसॉल्युबल बेसिस और सॉल्युबल बेसिस और कार्बोनेट्स। एसिड बेस का रिएक्शन, एसिड एल्कली का रिएक्शन, एसिड मेटल का रिएक्शन और एसिड कार्बोनेट का रिएक्शन। इन चारों तरीकों से आपकी सॉल्ट फॉर्म हो सकती है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, पहले किया एसिड और मेटल का रिएक्शन। अगर एसिड और मेटल, देखो एक चीज का ध्यान रखना, हमने जो वो पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो एंड मेटल्स हैं। अच्छा, अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखूं मैं, रिएक्टिविटी सीरीज याद है आप लोगों को? यस टीचर। सुनाओ। सबसे पहले बस वर्ड्स बता सकती है? पोटेशियम था ना? नहीं टीचर, जो आपने हमें सिखाई थी वो उसका पहला वर्ड क्या था? हाँ, पुलिस सर्जन। या लेस की पोटेशियम सोडियम वो बता देना है ना। कोई मेटल्स बताओ तो ज्यादा बेटर है। यस टीचर, लिथियम। हाँ, आगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाँ जी, मैं एल्यूमिनियम। हाँ, 2 मिनट। जिंक। मैक जेंटल था, सिया था। क्लोरीन। नहीं। वाओ, मेटल। टीचर वो था कैल्शियम की तरह था। हाँ, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम नहीं था, मेरे ख्याल से कार्बन था यहाँ। ओके। हाँ, दो वो थे ना, क्या कहते हैं, दो नॉन मेटल्स थे उसमें रिएक्टिविटी से। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से दो नॉन मेटल्स थे? टीचर नॉन मेटल था एक एक तो कार्बन ही हो गया ना, एक तो कार्बन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन था। यार ये वाला मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से, बट शायद कार्बन ही था। पुलिस सर्जन, ली चार्ली, मैक जेंटल। और कौन से एलिमेंट्स आते हैं सी से? क्लोरीन नॉन मेटल है, कॉपर एंड में आता है। देख रहे हैं सभी। हाँ देख लो, इसके बाद लिख लेते हैं तब। जिंक होता है, फिर आयरन, निकल, जिंक, मैग्जीन, टिन, लेड भी तो हो सकते हैं ना? सीजियम था नहीं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो होता फिर टॉप पे होता। मैग्जेंटल, क्रोमियम, कोबाल्ट। हाँ कोबाल्ट था। हाँ कोबाल्ट था यहाँ, क्रोमियम नहीं था, कोबाल्ट था मेरे ख्याल से।
हाँ, कॉपर हो गया, फिर क्या आता है? सेंट्रल कॉट, मी, मैग्नीस, मैग्नीशियम, मैग्नीस, मी, स्टीलिंग, एस क्या था? एस था स्ट्रोंशियम, आई थिंक सो। वेरी गुड, एंड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आएगा। ओ नहीं, स्ट्रोंशियम तो एकदम टॉप पे जाएगा। सिल्वर था, कॉड, मी, स्टीलिंग, गोल्ड, गॉड मींस स्टीलिंग, गोल्ड, और ये लास्ट में था प्लैटिनम। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी को क्या होता है? डिक्रीज होती है। तो अब याद रखना कि ये जो एंड के मेटल्स होते हैं ना, प्रोबेबली कॉपर से लेके लास्ट वाले तक, ये डायरेक्टली एसिड से रिएक्ट नहीं करते। तो आप कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का या कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन नहीं करवा सकते, कोई रिएक्शन नहीं होगा। टेक्निकली रिएक्शन होना चाहिए क्योंकि एसिड कॉपर हो गया, सॉरी मेटल कॉपर हो गया और एसिड HCl हो गया, बट कॉपर इतना कम रिएक्टिव है कि ये रिएक्शन होता ही नहीं। मगर इसका टीचर, रिएक्शन जी, मगर इसके अंदर हाइड्रोजन डाल दें तो? हाइड्रोजन तो क्या होगा हाइड्रोजन से? अगर टीचर वो कैटालाइज डाल दें, स्पीड अप करेंगे? नहीं, कैटलिस्ट से भी नहीं होगा यहाँ पे रिएक्शन। आप ये क्या करते हो, आप इसको बेस में कन्वर्ट करते हो। जैसे ये जो कॉपर है ना, कॉपर को अगर आप एयर में रोस्ट करो ना, हीट करो मतलब, तो हीट करोगे तो ये कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। तो ये वाला बेस जो है ये फिर रिएक्ट कर देगा HCl के साथ टू फॉर्म, रिएक्शन बना देगा। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन होगा, बट डायरेक्ट कॉपर और कॉपर के नीचे जो मेटल्स है उनका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जिंक है, जिंक का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे इन्होंने, एक मिनट तो इरेज कर दूं सब। टीचर मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ? जी पूछा। ये हर एक एसिड में कोई सा भी एसिड है तो HCl, NH3, इन सब में हाइड्रोजन क्यों आता है? हाइड्रोजन सब में कॉमन क्यों है? HNO3, HCl, H2SO4, अब्दुल्ला मैंने ये बताया था, क्या था? H3PO4। हाइड्रोजन, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया जाता है। इस पे हमने पढ़ा था, एसिड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन डोनर्स, हाँ, प्रोटॉन डोनर्स। तो ये जो H पॉजिटिव होता है ये एक प्रोटॉन होता है, हमने पढ़ा था ना, क्योंकि इसके पास ना तो अब इलेक्ट्रॉन होता है ना न्यूट्रॉन होता है, खाली प्रोटॉन ही बचता है, तो हम H पॉजिटिव आयन को एक प्रोटॉन बोलते हैं। तो एसिड्स का क्या काम होता है, एसिड्स इनको, इस प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। तो अगर किसी भी कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो डोनेट कैसे करेगा? अगर वो डोनेट नहीं करेगा तो फिर वो एसिड नहीं कहलाएगा। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन, याद है क्या था? फीवर्स नहीं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आओ। जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। चाहिए, पहला रिएक्शन इन्होंने क्या किया कि सल्फ्यूरिक एसिड में जाके सीधा जिंक डाल दिया, फिर some zinc is still left क्योंकि the zinc was in excess। सही है, remove it by filtration, this leaves an aqueous solution of zinc sulfate। अब the aqueous solution of zinc sulfate है, मुझे बता हम कैसे इसको obtain कैसे कर सकते हैं zinc sulfate? जिंक सल्फेट में क्या है, कौन सा उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ना, aqueous फॉर्म में। aqueous form। उस हमें जिंक सल्फेट को सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हीट कर देंगे? नहीं, हीट, हाँ, एवेपोरेशन। ये तो एवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन, जिंक सल्फेट सॉल्ट है ना, जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट, तो इसको या तो मैं क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकती हूँ या एवेपोरेशन से सेपरेट कर सकती हूँ। सिंपल सा रिएक्शन है, आप एसिड को एक मेटल से रिएक्ट करवाओगे, रिमूव ऑल द एसिड, रिमूव ऑल द एक्सेस मेटल, और फिर जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा एक्वस फॉर्म में उस सॉल्ट का, देन यू कुड ईदर कैरी आउट क्रिस्टलाइजेशन या एवेपोरेशन कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, या गॉट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज फाइन फॉर मेकिंग सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड आयरन
but you could not use it with sodium, potassium or calcium because these metals react violently with acids. हमने सोडियम और पोटेशियम का ये भी उस वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा था ना कि वाटर के साथ रिएक्शन इज वेरी वायलेंट. Yes, it's very explosive. हाँ तो एसिड के साथ तो और ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इस वजह से हम ये रिएक्शंस कराते नहीं हैं. सही है. ये देखो लिमिटेड उसके लिए ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के लिए कर सकते हो क्योंकि इससे ऊपर जो है दे आर वेरी रिएक्टिव. सही है. तो रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होगा. और जो इससे नीचे वाले उनके लिए भी आप यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दे आर वेरी अनरिएक्टिव, तो दे वोंट रिएक्ट विद एसिड. एंड टीचर जी आपके पास ना थोड़ी कट कट के आ रही थी. हाँ वो शायद नेट का मसला होगा ना. हाँ जी आ जाओ. अब फिर है स्टार्टिंग विद द इनसॉल्युबल बेसिस. इनसॉल्युबल बेस क्या होती है? इनसॉल्युबल बेसिस बेस ही क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल बेसिस को हम बेस बोलते हैं और सॉल्युबल को अल्कली बोलते हैं. हाँ तो इनसॉल्युबल बेस होती है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती. जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद dilute sulfuric acid here. ठीक है. So to make copper sulfate you must start with a base such as copper oxide. जी लेकिन अगर वो insoluble base है तो फिर लाइक वो soluble नहीं हो सकता. dilute hydrochloric sulfuric acid है. तो हाँ तो ये नहीं, इसका कॉपर सल्फेट अगर मैं बोली इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. इसका ये मतलब थोड़ी है कि रिएक्ट नहीं करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. रिएक्शन पॉसिबल है बट डिसॉल्व नहीं होगा. हाँ जी. अब मुझे बताओ कि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कैसे फॉर्म कर सकते हैं? CuO2. वेरी गुड. फॉर्म कैसे करेंगे? मेथड क्या होगा? मैं कॉपर के साथ क्या करूंगी कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा? टीचर ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं अभी तो बताया था मैंने. ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कराऊंगी? बाय इवेपोरेशन. होता क्या है, कॉपर होगा यहाँ पे. सही है. कॉपर यहाँ पे होगा और मैं इसको हीट करूंगी. टेस्ट ट्यूब में ही यूं होता है, क्लोज टेस्ट ट्यूब होती है इस तरीके से. यहाँ पे मैं हीट करूंगी तो ये जितनी भी ऑक्सीजन होगी ना इस टेस्ट ट्यूब में, कॉपर उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा. और कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है. ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप लोग. कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है. सही है. कॉपर रखूंगी मैं और मैं उसको रोस्ट करूंगी एयर में. रोस्ट करूंगी एयर में तो कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर है दैट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर और फॉर्म क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड है. ठीक है. ओके. अच्छा जी. यहाँ पे फिर देखो इन्होंने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड लिया और कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया. अब ये किस तरीके का रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? टीचर एक मिनट. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं. एग्जैक्टली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो इसके प्रोडक्ट्स कॉपर सॉल्ट फॉर्म होगी और वाटर आएगा. अच्छा देखो कॉपर ऑक्साइड मैंने बोला है इज इनसॉल्युबल, तो वो सॉलिड फॉर्म में. बट द सॉल्ट फॉर्म कैन बी सॉल्युबल एंड इट इज सॉल्युबल. तो इस वजह से वो एक्वस फॉर्म में होगी क्योंकि वो जो पानी फॉर्म होगा उसी में डिसॉल्व हो जाएगी. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर ऑक्साइड के साथ. सही है. कॉपर ऑक्साइड के बाद जो कॉपर सल्फेट फॉर्म हुआ ना, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर और कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. तो जब वो पानी में डिसॉल्व होगा ना तो पूरे आपके इसका क्या कहते हैं सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा. इस वजह से यहाँ पे ब्लू सोल्यूशन फॉर्म हुआ है क्योंकि the sulfuric acid has reacted with copper oxide to give us copper sulfate और वो copper sulfate is dissolved in water. ठीक है. फिर हमने क्या किया, हमने एक्सेस कॉपर ऑक्साइड को फिल्टर आउट कर दिया. फिर हमारे पास सोल्यूशन बचा है. so to obtain the crystals या तो हम evaporation कर सकते हैं या तो हम crystallization कैरी आउट कर सकते हैं. अच्छा जी आ जाओ.
अब आगे स्टार्टिंग विद एन एल्कली, यहाँ पे इंसॉल्युबल बेस से स्टार्ट किया था, अब सॉल्युबल बेस से। अब सिंपली जो काम वही और वहां हो रहा था वो यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, देखो जो इनसॉल्युबल चीज होगी ना, इनसॉल्युबल बेस होगा ना, हम उसको सॉलिड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट उस सॉलिड को एसिड में डाल देंगे जो कि एक लिक्विड होगा और हमारा रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से मेटल भी एक सॉलिड होता है, हमने मेटल को एसिड में डाल दिया, एसिड एक लिक्विड होता है और आपका रिएक्शन हो जाएगा। फिर हमने एक्सिस सॉलिड जो है वो फिल्टर आउट कर दिया, और टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट हमने एवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कर लिया। अब अगर तो आपका एल्कली जो है दैट इज अ सॉल्युबल बेस, तो फिर वो भी लिक्विड स्टेट में होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों जो है वो लिक्विड्स हैं। अब आप डायरेक्टली लिक्विड को लिक्विड में नहीं डालोगे, इसका प्रोसेस होता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता है कि आप, अच्छा इसमें क्या होता है कि एक चीज होती है ब्यूरेट में, हमने ब्यूरेट भी पढ़ी हुई है, एक चीज होती है ब्यूरेट में और एक चीज होती है हमारी कॉनिकल फ्लास्क में। सही है, कॉनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट दोनों आप लोगों को पता है ना। यस। अब हमारी मर्जी होती है, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में एक्चुअली मर्जी नहीं होती, आगे जाके आप पढ़ोगे कि हमें जो चीज डिटरमाइन करनी होती है एसिड और एसिड का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन और एल्कली का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन, तो इन चारों में से एक चीज मिसिंग होती है। तो जो चीज मिसिंग होती है ना वो हम ब्यूरेट में डालते हैं, और बाकी जो चीज होती है ना वो हम इसमें डालते हैं। देखो आप लोगों को भले डिटेल में नहीं पता, बट ये तो पता है ना कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है और वॉल्यूम क्या होती है। यस। है ना। तो हम, ये होता है क्या है, टाइट्रेशन प्रोसेस होता है टू ईदर फाइंड द वॉल्यूम या ईदर फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। अब एसिड की भी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम होता है, और बेस या एल्कली, एल्कली इस केस में उसका भी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कोई भी तीन चीजें आपको दी हुई होंगी और चौथी चीज आपको निकालनी होगी, और इनमें से क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको वॉल्यूम जो होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। या हो सकता है ये दो चीजें आपको दे दें और वॉल्यूम तो आप वैसे वॉल्यूम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स आपको पता चल जाएगा, और फिर आपको बोलेंगे आप कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो। एक्सक्यूज मी, तो जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ देखो, होता क्या है कि फॉर सपोज मैंने आपको एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी और वॉल्यूम भी दे दिया, और मैंने आपको बोला कि कितना एल्कली लगेगा टू न्यूट्रलाइज दिस अमाउंट ऑफ एसिड। आई बात समझ अभी तक। एसिड था, जैसे फॉर एग्जांपल HCl था, मैंने आपको बता दिया HCl की कॉन्सेंट्रेशन ये है और HCl का वॉल्यूम ये है। अब एल्कली आप मुझे कैलकुलेट NaOH में यूज करिए, आप मुझे बताओगे कि इस अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली का कितना वॉल्यूम यूज होगा और कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये एक्सपेरिमेंट होता है टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द वॉल्यूम। फिर आगे जाके आप यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। फिर आगे जाके आप लोग एक इक्वेशन पढ़ोगे जिससे आप लोगों को, अगर ये तीन चीजें दी हुई है ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम और एल्कली का वॉल्यूम, ये तीन चीजें दी हुई है ना, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ। पता चलेगा फिर A लेवल में जाके? अभी अभी पता चलेगा मोल्स के चैप्टर में। सही है। वॉल्यूम, बट इसका काम होता है टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अब ये एसिड का वॉल्यूम भी हो सकता है और एल्कली का वॉल्यूम भी हो सकता है। जिस भी चीज का वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना हो या मेजर करना हो बेसिकली, तो वो चीज जो है ना वो मैं ब्यूरेट में रखूंगी। आई बात समझ। यस। मैं ये वाला लेसन अभी भी पढ़ा रही हूँ, बट हम मोस्ट करेंगे, मैं फिर वापस पढ़ाऊंगी वाला। सही है। चलो अब तो ये ला सेम डेटा में मोल्स करवाने के बाद भी कुछ समझाएंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है, अभी 2 दफा कर लो मसला नहीं है। Yes. यहाँ पे देखो फिर हमने क्या क्या स्टार्ट कर रही हूँ मैं, रुक जाओ। हमने सोडियम NaOH और यूज कर रहे थे HCl, तो हमने क्या किया, हमें NaOH जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, क्योंकि हमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम पता थी। सही है, अज्यूम कर रही हूँ मैं खाली, हमें पता थी, तो हमने इसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। और मैंने एक इंडिकेटर डालूंगी। एक इंडिकेटर से क्या होगा, एक इंडिकेटर में जैसे ही हमें पता है इंडिकेटर का पर्पस क्या होता है। चेंज कलर। यस यस, चेंज कलर। अच्छा, इंडिकेटर का मकसद होता है, इंडिकेटर का काम होता है टू चेंज कलर। हाँ बताना। देखा? क्या बताना? एसिड और अल्कलाइन।
एग्जैक्टली है, वो एसिड है या वो एल्कली है। तो अगर मैं एल्कली में डालूंगी तो इसका एक स्पेसिफिक कलर होगा। यस। फिनोफ्थिलीन अगर मैं यूज करूंगी ना तो उसका बेसिस में जो कलर होता है, एल्कली में जो कलर होता है वो पिंक होता है। सही है, अब मैंने डाला तो मेरा पूरा सोल्यूशन पिंक हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने ब्यूरेट जो है वो HCl जो है वो मैंने ब्यूरेट में डाला, और मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना यहाँ पे डालना शुरू कर दिया कॉनिकल फ्लास्क में। और मैं कॉनिकल फ्लास्क को swirl करूंगी, हाथ से पकड़ूंगी और इसको थोड़ा सा घुमाऊंगी, उसको swirl बोलते हैं। सही है, फिर आप थोड़ा डालना शुरू करोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप एक कतरा डालोगे ना और उसको swirl करोगे तो पूरे कॉनिकल फ्लास्क में जो इंडिकेटर है या पूरे सोल्यूशन का बेसिकली कलर चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन अकर हो गई है पूरे, क्योंकि फिनोफ्थिलीन आपने यूज किया था तो फिनोफ्थिलीन जो है न्यूट्रलाइजेशन में कलरलेस हो जाता है। ओके, आ गई बात समझ? सही है, तो इसका काम होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन अकर होती है तो हम क्या बोल रही हूँ, सॉरी, एसिड बेस रिएक्शन को अगर हमें कोई कैलकुलेशन इसमें परफॉर्म करनी है या वो करना है बेसिकली, तो वो फिर हम टाइट्रेशन से करेंगे। टाइट्रेशन में कोई भी एसिड या बेस आप कॉनिकल फ्लास्क में रखोगे और तो दूसरी हमने चीज मेजर करनी ब्यूरेट है में तो हम लोग रखोगे। उसको ब्यूरेट में रखेंगे। हाँ, ब्यूरेट में रखोगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे, और जैसे इंडिकेटर जो कलर चेंज कर देगा तो फिर आप वहां रुक जाओगे। रोल फिर कर आपको, देंगे हम लोग उसको। हाँ हाँ वो कर दोगे, स्वॉल्व भी करोगे साथ साथ। सही है, फिर आप क्या करोगे, वही एक्सपेरिमेंट जो है ना अब इंडिकेटर के बगैर रिपीट करोगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम पता है और आप उतनी वॉल्यूम डाल दोगे। फिर जब सारी सॉल्ट फॉर्म हो जाएगी ना तो आप क्या करोगे, आप एवापोरेशन कर लोगे। आई बात समझ? विदाउट इंडिकेटर रिपीट करोगे और एवापोरेशन कर लोगे तो आपके पास जो है वो सॉल्ट आ जाएगी। आ गई बात समझ? हाँ जी, अब आते हैं मेकिंग इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बाय प्रेसिपिटेशन। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि इनसॉल्युबल बेस होती है हमारी, इनसॉल्युबल बेस होती है, बट जो सॉल्ट फॉर्म होती है वो वो सॉल्युबल होती है। सॉल्युबल होती है। यहाँ पे केस उल्टा है। यहाँ पे केस क्या है कि आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे ना वो दोनों सॉल्युबल होंगे, बट जो आपकी सॉल्ट फॉर्म होगी ना दैट विल बी इनसॉल्युबल। आई बात समझ? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन सी सॉल्ट इनसॉल्युबल है, और ये जरूरी है, याद कर लेना आप लोग। ऑल सॉल्ट्स ऑफ, टीचर, जी टीचर आपसे बात पूछनी है। पूछो। ये देखिए, दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाती है ना। दो सॉल्युबल, हाँ बना सकती हैं। और ये दो इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे? अब्दुल्ला, दो इनसॉल्युबल रिएक्टेंट्स, ओ या सॉरी, या दो सॉल्युबल रिएक्टेंट्स, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं। यस। ये रिएक्टेंट एक एसिड है और एक बेस है, ये दोनों रिएक्ट करके, या अल्कली लिख दो भले यहाँ, ये अल्कली है क्योंकि दोनों सॉल्युबल है। इट विल फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब आपका क्या सवाल है, वापस रिपीट करो। कि मैं कह रहा हूँ जो हमारे रिएक्टर वो अगर दोनों के दोनों इनसॉल्युबल हुए तो हमारा सॉल्ट और तो सॉल्युबल बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसा होता नहीं है कि दोनों के दोनों आपके इनसॉल्युबल हो। तो फिर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं। नहीं तो होता ही नहीं है ना कि ओके। दोनों के दोनों इनसॉल्युबल हो। सही है। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि ये वाला जो टेबल है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो सारे, ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। सही है। ऑल नाइट्रेट्स आर इन, सॉरी, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ऑल क्लोराइड्स एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड क्लोराइड, सिल्वर और लेड क्लोराइड आर इनसॉल्युबल। बाकी जितने भी क्लोराइड्स हैं दे आर ऑल सॉल्युबल, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाँ पोटेशियम KCl होता है ना, हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह जितने भी होते हैं एक्सेप्ट लेड क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, दे आर ऑल सॉल्युबल। सल्फेट सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट कैल्शियम, बेरियम एंड लेड सल्फेट। सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम कार्बोनेट सारे, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, बट बाकी जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। मगर टीचर, जैसे लेड नाइट्रेट, लेड सल्फेट और लेड कार्बोनेट तीनों के तीनों इनसॉल्युबल क्यों है? नहीं ना, लेड नहीं है, लेड कार्बोनेट जो, अच्छा
हाँ, लेड कार्बोनेट, लेड सल्फेट और लेड, क्लोराइड। हाँ 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 हाँ। तो वो वैसे तो सिलेबस में है ही नहीं आपके ये कि इनसॉल्युबल क्यों है या सॉल्युबल क्यों है, कोई भी चीज सॉल्युबल क्यों होती है और कोई भी चीज इनसॉल्युबल क्यों, वो आप ये लेवल में आराम से पढ़ोगे। वहाँ फिर भी थोड़ा सही पार्ट है समझा दे। यार, हर पार्टिकल की ना टेंडेंसी होती है टू फॉर्म, आप आगे जाके पढ़ोगे कि एक तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कोई चीज डिसॉल्व होती है ना, तो हमने बोला था कि डिसॉल्विंग इज जस्ट अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होते। बट आगे जाके आप पढ़ोगे कि जो चीज डिसॉल्व होती है ना, वो एक्चुअल में पानी के साथ एक एक तरह का बॉन्ड फॉर्म कर रही होती है। तो कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास ये टेंडेंसी नहीं होती टू फॉर्म पार्टिकल्स, टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द वाटर। ठीक है, तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। सही है। ओके। अच्छा जी, अब आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये हमने किया हुआ है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दो सॉल्युबल सॉल्ट्स होती हैं, दो सॉल्युबल रिएक्टेंट्स होते हैं दैट फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। यस। ठीक है, इनसॉल्युबल हमने पूरा डिटेल में प्रेसिपिटेशन क्या होता है, क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये देखो, मैं इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन किया, हाँ ये देखो, मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट्स हैं। यस। ये दोनों सॉल्ट, हाँ, ये दोनों सॉल्ट्स हैं, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, जब रिएक्ट किया तो आपका बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। अब आपको अगर पता नहीं चले और आपको इक्वेशन दी हुई, आपको ये नहीं पता हो कि इसमें से प्रेसिपिटेट कौन सा है, और आपको इक्वेशन दी हुई है, तो आप सिंपली देख लो, जो सॉलिड होगा ना वो एक्चुअल में एक प्रेसिपिटेट होगा। एक्सक्यूज तो मी, बेरियम सल्फेट is a precipitate in this reaction जी। तो हमने बोले दो सॉल्युबल रिएक्टेंट्स में, तो दो सॉल्युबल सॉल्ट्स आ गई हैं। तो सॉल्ट्स भी तो रिएक्टेंट्स ही हो सकती है ना अब्दुल्ला। सही है, सॉल्ट्स रिएक्टेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, एसिड बेस हो सकती है, सॉल्ट हो सकती है, उसका क्या कहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका ग्रुप 7 के हेलाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इज, ये देखो, मेकिंग द स्टेप्स इन मेकिंग बेरियम सल्फेट। तो मेक अप द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और बेरियम मैग्नीशियम सल्फेट, मिक्स देम अप, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्स एट वंस। फिर आप क्या करोगे, प्रेसिपिटेट निकालने के लिए फिल्टर द मिक्सचर, द प्रेसिपिटेट इज ट्रैप्ड इन द फिल्टर पेपर, रेजिड्यू हो गया, रेजिड्यू बन जाएगा। देन रिंस द प्रेसिपिटेट बाय रनिंग डिस्टिल्ड वाटर थ्रू इट। देखो, क्योंकि ये ऑलरेडी इनसॉल्युबल है, तो अब आप इसको पानी में भी डालोगे तो डिसॉल्व तो होगा नहीं, तो यू जस्ट रिंस इट विद वाटर और फिर ड्राई इट विद अ फिल्टर पेपर, या तो प्लेस इट इन एन ओवन टू ड्राई इट। सही है। चूजिंग द स्टार्टिंग कंपाउंड्स, देखो, बेरियम सल्फेट कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम बेरियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट सिंस बोथ ऑफ दीज सॉल्ट्स आर सॉल्युबल जी। हाँ जी, तो सिंस बोथ, देखो, जो दो सॉल्युबल सॉल्ट्स रिएक्ट करती हैं, टू सॉल्युबल सॉल्ट्स रिएक्ट करेंगी टू गिव एन इनसॉल्युबल, हाँ, रिएक्टेंट्स इस केस में सॉल्ट हैं, तो मैं सॉल्ट भी बोल देती हूँ। सही है। इनसॉल्युबल सॉल्ट, देखो, प्रेसिपिटेट ज्यादातर किससे फॉर्म, यहाँ पे इन्होंने प्रेसिपिटेशन का वो बताया हुआ कि दो सॉल्युबल सॉल्ट्स रिएक्ट कर रही है टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। बट कभी कभार आप देखोगे कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जो दोनों सॉल्ट्स नहीं है। सही है, दोनों सॉल्ट्स नहीं होंगी, कभी एसिड बेस हो जाएगा, कभी कोई एसिड मेटल हो जाएगा, बेरियम, कुछ भी आप कर सकते हो, बेरियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे। अगर मेरी बात सुनो, यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, बेरियम सल्फेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो अगर मैं बेरियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो क्या फॉर्म होगा, ओके, शेयर फॉर्म होगा BaSO4 बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। यहाँ पे भी देखो, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये इन दो रिएक्टेंट से भी फॉर्म हो गई। लेकिन इन्होंने कौन से दो रिएक्टेंट्स यूज किए, इन्होंने यूज किया है मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट्स हैं। बट यहाँ पे बेरियम एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो मेटल एसिड का रिएक्शन करा है। दोनों केसेस में जो आपकी सॉल्ट प्रोड्यूस हुई है ना, दैट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, और इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ? यस टीचर। बेसिकली कोई भी आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करवानी है या प्रेसिपिटेट फॉर्म करवाना है,
तो इस रिएक्शन मिक्सचर में ना इस कंपाउंड के आयंस होने चाहिए। इस कंपाउंड के आयंस क्या होंगे? बेरियम होगा एक आयन, बेरियम 2 पॉजिटिव होगा, और सल्फर नहीं होगा, सल्फेट होगा 2 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। ये 2 आयंस होना जरूरी है। ये 2 आयंस रिएक्ट कर जाएंगे तो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, ये यही लिखा हुआ है, टू प्रेसिपिटेट एन इनसॉल्युबल सॉल्ट यू मस्ट मिक्स अ सॉल्यूशन that contains its positive ions with the one that contains its negative ions. Barium जो है, barium 2 positive, that was a positive ion, और sulfate 2 negative was a basically sulfate ion was a negative ion. सही है। Some uses of precipitation has some important uses in industry. For example, it is used to make colored pigments. It is used in some places to remove harmful substances dissolved in water when cleaning up wastewater. आगे जाके आप वाटर का भी पढ़ोगे, वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर कैसे प्योर होता है, उससे साफ कैसे किया जाता है, जो सीवेज वगैरह से पानी आ रहा होता है। तो वहां पे भी कुछ इसके सब्सटेंस यूज होते हैं, सब्सटेंस की प्रोसेस यूज होता है प्रेसिपिटेट का। व्हेन इट इज यूजिंग, ये वाला मैं अलग से लेसन आप लोगों को कराऊंगी फोटोग्राफिक फिल्म्स में। सही है, यहाँ पे ये खत्म चैप्टर आपका, ये अभी नहीं कराऊंगी, ये तो मोल्स का हिस्सा है। सही है, एसिड बेसिस कंप्लीट है।